नमस्कार, आप देख रहे देवभूमि समाचार में आपके साथ प्रियंका मलिक हाजिर। उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें लेकर खबरों का रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डाल लेते हैं हेडलाइंस पर। उपचुनाव के प्रचार प्रसार के लिए चंपावत पहुंचे सीएम धामी। बद्रीनाथ प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के समर्थन में की जनसभा, जनता से की वोट अपील, जीत का किया दावा। दिलचस्प हुआ मंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव, बीजेपी कर रही जीत का दावा, मगर कभी मंगलोर में नहीं खिला पाई भाजपा कमल। सवाल, क्या इस बार बीजेपी तोड़ पाएगी मिथक? उपचुनाव में कांग्रेस ने लगाया चुनाव आयोग पर दोहरे व्यवहार का आरोप। करण महारा बोले, जनसभाओं में पहुंच रहे निर्वाचन आयोग के अधिकारी, परमिशन लेटर की हो रही जांच। और मूसलाधार बारिश के बाद कुमाऊं मंडल में बिगड़ रहे हालात। भूस्खलन के चलते जगह जगह बाधित हुए रास्ते, बंद सड़कों को खोलने का काम जारी। हेडलाइंस के बाद बुलेटिन में खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चमोली पहुंचे, जहां उन्होंने तपोवन मुख्य बाजार ज्योतिर्मठ में बद्रीनाथ से बीजेपी प्रत्याशी राजेंद्र भंडारी के समर्थन में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने क्षेत्र की जनता से विकास को धार देने के लिए बीजेपी के समर्थन में वोट की अपील की। तो वहीं सीएम धामी ने प्रदेश सरकार द्वारा लिए गए फैसलों को भी गिनाया। इस मौके पर सीएम धामी ने कहा कि आज हर उत्तराखंड वासी को गर्व महसूस हो रहा है कि हमारे राज्य में यूसीसी लागू है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस राष्ट्र हित में ज्यादा एक वर्ग को लेकर चिंतित है। उपचुनाव में जीत को लेकर बीजेपी लगातार प्रचार प्रसार में जुटी हुई नजर आ रही है, लेकिन मंगलोर विधानसभा सीट पर उपचुनाव काफी दिलचस्प होता नजर आ रहा है, क्योंकि इस सीट पर कभी भी बीजेपी कमल नहीं खिला पाई। इस लिहाज से सवाल यही उठता है कि क्या सीएम पुष्कर सिंह धामी मंगलोर का मिथक तोड़ पाएंगे या नहीं। यह रिपोर्ट देखिए। 10 जुलाई को होने वाले उपचुनाव को लेकर सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी तैयारी में जुटे हुए हैं। प्रचार प्रसार में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी जा रही है, लेकिन दोनों विधानसभा सीटों में से मंगलोर सीट पर उपचुनाव काफी दिलचस्प होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस सीट पर भाजपा कभी भी कमल नहीं खिला पाई। ऐसे में जीत के दावों के बीच सवाल उठ रहा है कि क्या इस बार सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी मंगलोर का मिथक तोड़ पाएगी या नहीं। दरअसल बीजेपी आज तक मंगलोर के किले को भेदने में नाकाम रही है। मंगलोर हरिद्वार जिले में स्थित एक मुस्लिम बहुल निर्वाचन क्षेत्र है और इसके 1,20,000 मतदाताओं में से लगभग 52,000 मुस्लिम मतदाता है। 2000 में उत्तराखंड के अलग राज्य के रूप में अस्तित्व में आने के बाद से काजी निजामुद्दीन 2002, 2007 और 2017 में कांग्रेस की तरफ से विधायक रहे। 2012-2022 में इस सीट से बसपा के सरवत करीम अंसारी ने जीत हासिल की थी, लेकिन अब जब उपचुनाव हो रहा है तो सवाल यही है कि क्या मंगलोर में बीजेपी जीत हासिल कर पाएगी या ये मिथक बरकरार रहेगा। हालांकि भाजपा अपनी जीत को लेकर दावा कर रही है कि सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में जो विकास कार्य किए गए हैं, जनता उन पर अपना वोट डालेगी और भाजपा मंगलोर उपचुनाव में हार का सूखा खत्म कर जीत हासिल करेगी। पुष्कर सिंह धामी जी ने बेहतर काम किया है, प्रदेश हित में काम किया है, तो मुझे लगता है कि जनता जो हमारी मंगलोर की प्रबुद्ध जनता है वो विश्वास जताएगी और विकास के कार्यों पर वोटिंग करने का काम करेगी। क्योंकि पुष्कर सिंह धामी जी ने पिछले दिनों दिखाया जो निर्णय प्रदेश की जनता के लिए, महिलाओं के लिए जो कठोर कानून बनाने का उन्होंने काम किया है, तमाम उन युवाओं को साथ में लेकर के चलने का काम किया। और क्योंकि मिथक भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव से समाज की सेवा करने के लिए आगे आई है, मिथक तोड़ने के लिए नहीं, लेकिन उसके बावजूद भी पुष्कर सिंह धामी जी ने ऐसे ऐसे मिथक तोड़ने का काम किया, इतिहास रचने का काम किया। चाहे हमारी पांचों की पांचों लोकसभा सीट यहाँ पर तीसरी बार आई हो, दोबारा सरकार बनी हो, तमाम ऐसी वो योजनाएं लाने का उन्होंने काम किया। और उस क्षेत्र में भी जो है वहाँ की जो जनता है मंगलोर की, वो पुष्कर सिंह धामी जी के विकास कार्यों पर मोहर लगाने का काम करे। वहीं कांग्रेस का कहना है कि राज्य गठन के बाद से मंगलोर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी जीत हासिल नहीं की और मंगलोर की जनता ने हमेशा बीजेपी को आईना दिखाने का काम किया है। कि राज्य गठन के बाद से मंगलौर सीट पर भारतीय जनता पार्टी ने कभी विजयी प्राप्त नहीं करी और यही हाल पूरे उत्तराखंड में भी होना चाहिए। मंगलौर की जनता ने हमेशा भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाने का काम किया
क्योंकि उनके साथ हमेशा सौतेला व्यवहार हुआ है। वहाँ के समीकरण भी कुछ इस तरह के हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जीत संभव नहीं है। ऐसे में जो प्रत्याशी इस बार उन्होंने उतार दिया वो तो अपनी इंटरनल लड़ाई से ही जूझ रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जो स्थानीय कार्यकर्ता और नेता हैं वो ही करतार सिंह बढ़ाना को पचा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि करतार सिंह बढ़ाना का बैकग्राउंड ही कुछ ऐसा है, सारे गलत कार्यों में संलिप्तता उनकी रही है। उसके अलावा कपड़ों की तरह पार्टी उन्होंने बदली है। तीसरा, उनका उत्तराखंड से कोई लेना देना, कोई सरोकार नहीं है। अपनी अपनी जीत को लेकर राजनीतिक दल काफी आश्वस्त नजर आ रहे हैं, लेकिन देखना ये होगा कि जो सीट पर राज्य गठन के बाद से अब तक बीजेपी कमल नहीं खिला पाई, क्या इस उपचुनाव में भाजपा जीत हासिल कर पाएगी या नहीं। राज्य की 2 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव के प्रचार प्रसार में काफी तेजी देखने को मिल रही है। मंगलौर विधानसभा सीट की बात करें तो नारसन कला में कांग्रेस के प्रत्याशी काजी निजामुद्दीन ने जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने वहां पर जो चुनाव आयोग की टीम पहुंची, उन्होंने कार्यक्रम में आयोजन को लेकर जो परमिशन लेटर थी उसकी जांच भी की। कांग्रेसियों ने इस परमिशन दिखाने के बाद चुनाव आयोग पर दोहरे व्यवहार का आरोप लगाया, तो वहीं इस जनसभा में शामिल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण महारा ने सरकार पर भी जमकर निशाना साधा है। और यहाँ एक व्यक्ति जो अपना कारोबार करते हैं, बस वो एक कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के साथी हैं, उनके घर में पुलिस की रेड होगी। यहाँ कार्यक्रम के बीच में पुलिस आती है, अरे इधर आओ, अरे इधर आओ। ये पुलिस का और चुनाव आयोग का रौब बिठाना ये अनुचित है और ये नहीं होगा। क्या रौब बिठाकर यहाँ किसान और मजदूर को डराकर धमकाकर कोई चुनाव लड़ा या जीता जा सकता है? उन्होंने कोई और दुनिया देखी होगी, मंगलौर अब देख रहे हैं, मंगलौर उनको सबक सिखा देगा। ये मीटिंग है, इसकी हमने 5 बजे से लेकर 7 बजे तक की परमिशन ऑलरेडी चुनाव आयोग से ली हुई है। उसके बाद भी पुलिस और प्रशासन का आना और हमारे कैंडिडेट को इधर आओ, परमिशन के कागज़ दिखा, इस तरीके की लैंग्वेज का इस्तेमाल करना ये साबित करता है कि कहीं ना कहीं दबाव की राजनीति कर रहे हैं और हम इसको चलने नहीं देंगे। जिस तरीके से आज प्रधानों को बुलाया गया, पहले यहाँ के जो राशन विक्रेता हैं उनको बुलाया गया, आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को बुला के मीटिंग ली जा रही है, ठेकेदारों को बुला के मीटिंग ली जा रही है, दबाव डाला जा रहा है कि आप भारतीय जनता पार्टी के लिए काम करें। इस चीज़ को कतई स्वीकार नहीं करेंगे। उत्तराखंड कांग्रेस सिलकियारा टनल हादसे के दौरान रेस्क्यू ऑपरेशन में खर्च हुए 100 करोड़ रुपए कार्यदायी संस्था से नहीं वसूले जाने का मुद्दा उठा रही है। कांग्रेस की प्रवक्ता गरिमा दसोनी का यह कहना है कि 7 महीने बीत जाने के बाद भी सरकार ने अब तक नवयुग कंपनी से रेस्क्यू ऑपरेशन में खर्च की गई धनराशि को वसूलना जरूरी नहीं समझा। गरिमा दसोनी ने यह भी कहा कि इससे सरकार और नवयुग कंपनी के बीच की साठगांठ समझी जा सकती है। नवंबर 2023 को एक ऐसा हादसा उत्तराखंड के अंदर हुआ, सिलक्यारा टनल हादसा, जिसने उत्तराखंड समेत पूरे देश की सांसों को थमा देने का काम किया। ऐसे में 17 दिनों तक 41 मजदूर इस टनल में फंसे रहे और 17 दिनों तक व्यापक स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी रहा। अब NHIDCL के जो हमारी कार्यदायी संस्था है, उसका जो निदेशक है अंशु मनीष, उन्होंने इस बात को साफ किया था कि रेस्क्यू ऑपरेशन में जितना भी खर्च आएगा वो निर्माण कंपनी देगी, उस खर्च को वो वहन करेगी। लेकिन आज 7 महीने बीत जाने के बाद भी जो 100 करोड़ रुपया रेस्क्यू ऑपरेशन में खर्च हुआ वो वापस ले पाने में सरकार असमर्थ रही है, एक पाई भी वापस नहीं लौटी है। और तो और जो रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान खुदान किया गया और मलबा उस टनल में आया, उस मलबे को भी साफ नहीं किया गया है। और सेफ्टी ऑडिट होगा, ये मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि प्रदेश में बन रही सभी टनलों का या पहले से बनी हुई सभी टनलों का जो है सेफ्टी ऑडिट होगा। वो कहां तक पहुंचा ये भी पता नहीं। रुक करते हैं बड़ी खबर का। जिस तरह से लगातार पहाड़ से लेकर मैदान तक बारिश का दौर जारी है, तो उस हिसाब से जनजीवन काफी प्रभावित हो चला है। कुमाऊं मंडल की अगर हम बात करें तो लगातार मौसम विभाग की तरफ से कुमाऊं मंडल को लेकर भारी से भारी बारिश की चेतावनी जारी की जा रही है। और इस बीच हल्द्वानी की अगर हम बात करें तो लगातार जिस तरह से हल्द्वानी में बारिश का दौर जारी है, तो उससे जनजीवन काफी प्रभावित हो चला है। लगातार हो रही बारिश की वजह से लोगों की मुश्किलें बढ़ चुकी है। हल्द्वानी कालाडूंगी में चलकुआ के पास पुलिया भी टूट गई, जिसकी वजह से आवाजाही के दौरान काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़क पर जो एक हिस्सा है सड़क का वो तेज बहाव में बह गया है।
सिंगल साइड में जो ट्रैफिक है उसको अब चलाया जा रहा है। यातायात के दौरान लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके साथ ही जलभराव की समस्या हो रही है, लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलमग्न खेत भी हो चुके हैं और जो कॉलोनी है उनमें भी जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है। हालांकि जो प्रशासनिक टीम है वो मौके पर पहुंच गई है, लोगों से लगातार सावधानी बरतने की भी बात की जा रही है। लेकिन जिस तरह से जलभराव की समस्या देखने को मिल रही है उससे लोगों को भी अन्य बीमारियों का भी खतरा सताने लगा है। और एक खबर ये भी आई थी कि जलभराव की समस्या के बीच अलग अलग क्षेत्रों में 18 लोगों को सांप ने भी काटा है, जिसके बाद उन सभी लोगों को इलाज के लिए सुशीला तिवारी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर लोगों का इलाज चल रहा है। ये सभी जो खबरें हैं वो बारिश के दौरान लगातार सामने आ रही है और बारिश की वजह से लोगों का जनजीवन काफी अस्त व्यस्त होता हुआ नजर आ रहा है। कुमाऊं मंडल में लगातार हुई मूसलाधार बारिश के चलते हालात काफी बिगड़ते नजर आ रहे हैं। कुमाऊं सीजन में 2 नेशनल हाईवे के साथ ही 13 स्टेट और 102 ग्रामीण सड़कें बाधित हो गई है। जानकारी के मुताबिक टनकपुर पिथौरागढ़ नेशनल हाईवे भी मलबा आने से यातायात बाधित हो गया, जबकि भवानी अल्मोड़ा हाईवे भी मलबा आने से बंद है। हालांकि प्रशासन बंद रास्तों को खोलने में जुटा हुआ है। पिथौरागढ़ में फंसे 25 यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। तो वहीं कुमाऊं डीआईजी योगेंद्र रावत ने बताया कि सभी जिलों में एसडीआरएफ और पुलिस कर्मियों को अलर्ट मोड पर रखा गया है। सूचना के बाद रेस्क्यू टीम तत्काल मौके पर पहुंच रही है। सारे पर्वतीय जनपदों में जितनी भी हमारी एसडीआरएफ की जो टीमें स्थित हैं उनको हमने अलर्ट कर रखा है। थानों में जो आपदा प्रबंधन का सामान होता है उसको चालू हालत में रखा गया है। जो ड्रैगन लाइट्स और जो लाइट्स हमारी इमरजेंसी लाइट्स होती हैं उन सारों की व्यवस्था की गई है। और जितने भी हमारे आपदा प्रशिक्षित कर्मी हैं वो किसी भी स्थिति से निपटने के लिए हर समय तैयार हैं और रिस्पॉन्ड भी कर रहे हैं। बारिश के चलते टनकपुर चंपावत नेशनल हाईवे पर यातायात बंद किया गया है। जानकारी के मुताबिक नेशनल हाईवे पर कई जगहों पर मलबा आने के बाद सुरक्षा के लिहाज से यह फैसला लिया गया। आपको बता दें कि यातायात बाधित होने से सड़कों में फंसे यात्रियों को रैनबसेरे में ठहराया जा रहा है। जानकारी ये भी है कि भूस्खलन के चलते चंपावत जिले का पिथौरागढ़ संपर्क भी टूट गया है। इसके साथ ही अल्मोड़ा में लगातार हो रही भारी बारिश से जनजीवन काफी प्रभावित होता नजर आ रहा है। सड़कों पर मलबा आने से सड़क मार्ग काफी बंद हो गए हैं। देर रात गोल नाकर रडिया दीवार ढह जाने की वजह से मकान खतरे की जद में आ गया है। प्रशासन ने मकान में रह रहे परिवार को सुरक्षित जगह पर शिफ्ट करा दिया है। तो वहीं भारी बारिश को देखते हुए लोगों को सावधानी बरतने की भी बात कही जा रही है। मौसम विज्ञान केंद्र द्वारा जनपद में रेड अलर्ट घोषित किया गया है, जिस संदर्भ में जिलाधिकारी महोदय द्वारा सभी अधिकारी को निर्देशित किया गया है कि सभी अलर्ट मोड में रहेंगे एवं समन्वय स्थापित करते हुए त्वरित कार्रवाई करेंगे। जैसा कि तहसीलों में हमारे कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं, तो हर 2 घंटे में जिला आपातकालीन परिचालन केंद्र द्वारा हर 2 घंटे में वर्षा एवं आपदा संबंधी सूचना ली जा रही है। और कोसी बैराज का जो हमारा वाटर लेवल है उसको भी नियंत्रण मॉनिटर किया जा रहा है। एवं जो हमारी जनपद में सड़कें हैं उसमें 66 जेसीबी लगी हुई हैं सभी जगहों में। तो अभी वर्तमान में 13 ग्रामीण मार्ग बंद है और अन्य सभी मार्ग खुले हुए हैं और वर्तमान में जनपद में स्थिति सामान्य है। अगर ऐसी कोई घटना होती है तो उसके लिए हमारे एसडीआरएफ और फायर और पुलिस की टीम सभी अलर्ट मोड पे रखी गई है। इसके साथ ही अल्मोड़ा में मोहान के पास पुल क्षतिग्रस्त होने की भी खबर सामने आई, जिसकी वजह से यातायात बाधित रहा। आपको बता दें कि सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने रूट डाइवर्ट किया। एहतियात के लिए जो है प्रभावित क्षेत्र में पुलिस कर्मी को तैनात भी किया गया है। मोहान जाने वाला यात्री भोना खाल और चिमटा खाल से गुजर रहे हैं जो भी लोग हैं। उधर चंपावत में पिछले 4 दिन से लगातार हो रही भारी बारिश के बाद नदी नाले उफान पर है। टनकपुर और बनबसा में शारदा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। भारत नेपाल को जोड़ने वाले अंतर्राष्ट्रीय पुल को यातायात के लिए बंद कर दिया गया है। चौकी प्रभारी ललित पांडे ने यह बताया कि शारदा बैराज चौकी पुलिस पूरी तरह से अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। साथ ही नदी के जल स्तर पर प्रशासन नजरें बनाए हुए हैं। ये सभी चालक पुनः ध्यान दें, क्योंकि शारदा नदी का जलस्तर इस समय बढ़ा हुआ है और जो सूचनाएं प्राप्त है अभी तक उसके आधार पर आगे भी जलस्तर बढ़ने की संभावना है। इस कारण से शारदा बैराज आज खुलेगा नहीं यातायात के लिए। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप अपने वाहनों को कैनाल गेट से पीछे खड़ा कर लें।
दिनेशपुर में ग्रामीणों ने भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली। नगर की परिक्रमा के बाद यात्रा सुंदरपुर गांव में संपन्न हुई। जानकारी के मुताबिक हर साल इस यात्रा का आयोजन किया जाता है। रथ यात्रा है, सदियों से चला आ रहा है। उड़ीसा में बहुत अच्छे तरीके से निकालते हैं, यूएसए में निकालते हैं। हमने सोचा कि हमारे दिनेशपुर में ही निकाला जाए भक्त लोगों के लिए। सभी भक्त आनंद से निकाल रहे हैं। बारिश का भी कोई वो नहीं है, परवाह नहीं है। और प्रदेश की खबरों में इतना ही। फिर हाजिर होंगे कुछ खास खबरों के साथ। तब तक के लिए मुझे दे इजाजत। नमस्कार। उपचुनाव के प्रचार प्रसार के लिए चंपावत पहुंचे सीएम धामी। बद्रीनाथ प्रत्याशी राजेंद्र भंडारे के समर्थन में की जनसभा। जनता से की वोट अपील, जीत का किया दावा। दिलचस्प हुआ मंगलौर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। बीजेपी कर रही जीत का दावा, मगर कभी मंगलौर में नहीं खिला पाई भाजपा कमल। सवाल, क्या इस बार बीजेपी तोड़ पाएगी मिथक? उपचुनाव में कांग्रेस ने लगाया चुनाव आयोग पर दोहरे व्यवहार का आरोप। करण महारा बोले, जनसभाओं में पहुंच रहे निर्वाचन आयोग के अधिकारी, परमिशन लेटर की हो रही जांच। और मूसलाधार बारिश के बाद कुमाऊं मंडल में बिगड़ रहे हालात। भूस्खलन के चलते जगह जगह बाधित हुए रास्ते, बंद सड़कों को खोलने का काम जारी।